नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2018-19 का आम बजट संसद में पेश किया। बजट में इस बार खासतौर पर गांवों के विकास और किसानों की बेहतरी पर जोर दिया गया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नौजवानों के लिए 70 लाख नए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी बजट में कई नए ऐलान किए गए हैं। किसानों के लिए कमाल का बजट, गांवों के लिए विकास का बजट, उद्योग धंधों के लिए उम्मीदों का बजट, नौकरी पेशा लोगों के लिए इंतजार का बजट। उम्मीद थी कि बजट का पिटारा खुलेगा तो सबको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। कयास लग रहे थे कि चुनाव को देखते हुए बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, पर ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। न लोक लुभावन वादे, न दिल खुश करने वाली राहतें। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहा एग्रो सेक्टर पर। इस बार के बजट में किसानों की खुशहाली और गरीबों के कल्याण पर ज्यादा जोर रहा। मसलन गांव के विकास के लिए 14,30,000 करोड़ का फंड, किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, फ्री कंपनियों को टैक्स में राहत, 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की बीमा, पीएम आवास योजना के तहत 1 करोड़ 10 लाख मकान। हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की राशि में वर्षानुवर्ष निरंतर वृद्धि करती रही है और यह राशि 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। मैं अब इस राशि को वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। एक तरफ किसानों और गरीबों के लिए बड़े ऐलान किए गए, तो दूसरी ओर उद्योग धंधों के विकास पर भी सरकार का विशेष ध्यान रहा। जीएसटी की मार झेल रही छोटी और मझोली कंपनियों के लिए सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में राहत देकर उन्हें मजबूत करने की कोशिश की है। करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 25% कर दिया गया है। इससे 99% कंपनियों को फायदा होगा, जबकि सरकार को इस टैक्स छूट से करीब 7,000 करोड़ का नुकसान होगा। मैंने एमएसएमई के क्षेत्र को ऋण सहायता, पूंजी और व्यय सब्सिडी का नवोन्मेष के लिए 3,794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। विमुद्रीकरण और जीएसटी लागू होने के पश्चात देश में लागू और मध्यम उद्यमों के व्यवसायों का प्रभावशाली आकार बढ़ा है। स्मॉल स्केल कंपनियों को तो टैक्स में राहत मिल गई, पर नौकरी पेशा लोगों को निराशा ही हाथ लगी। उम्मीद थी कि सरकार इस बार इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाकर सैलरीड लोगों को बड़ी राहत देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। आयकर छूट की वर्तमान सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 40,000 रुपए जरूर कर दी गई। इससे सरकार को 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स में छूट मिलेगी। सरकार ने गत 3 वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आयकर की दरों में अनेक लाभकारी परिवर्तन किए हैं। अतः मैं व्यक्तिगत आयकर के कर ढांचे में किसी और बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता हूँ। समाज में एक सामान्य विचार व्याप्त हो रहा है कि वेतनभोगी वर्ग की तुलना में व्यक्तिगत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की आय बेहतर होती है। युवाओं और एजुकेशन सेक्टर के लिए इस बार का बजट मिला जुला रहा। सरकारी नौकरियों में भले ही कोई इजाफा नहीं हुआ, पर सरकार का इरादा है 70 लाख युवाओं को रोजगार देना, 50 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देना, स्कूलों के विकास पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करना, बीटेक छात्रों के लिए पीएम रिसर्च फेलो प्लान और एसटी छात्रों के लिए एकलव्य स्कूल। सरकार जनजातीय बच्चों को अपने स्वयं के माहौल में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान को आगे ले जाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक अनुसूचित जनजाति की 50% से अधिक जनसंख्या वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। युवाओं और छात्रों के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी सरकार की तरफ से कई योजनाओं का ऐलान किया गया। मसलन हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1,200 करोड़ रुपए, देश भर में 24 नए मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव,
हर 3 लोकसभा सीट पर एक मेडिकल कॉलेज खोलना, टीबी के मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान, बीपीएल और ग्रामीण परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए मैंने अपने भाषण के भाग क में कार्यक्रमों की घोषणा की है। इससे वित्त पोषित करने के लिए मैं उपकर को 1% बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान 3% शिक्षा उपकर के स्थान पर देय कर पर लगाए जाने वाला 4% स्वास्थ्य शिक्षा उपकर प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, बिजली, पानी, शौचालय और सड़कों के विकास के लिए भी सरकार ने बजट में कई प्रावधान किए हैं। साथ ही डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पर ज्यादा जोर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में एग्री सेक्टर पर विशेष जोर है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा किसानों के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत हुई है। मोदी सरकार का बजट 2018 किसानों के लिए बड़े ऐलान के लिए याद किया जाएगा। अरुण जेटली ने बजट के पहले हिस्से में ही किसानों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र के लिए 11 लाख करोड़ की बड़ी रकम का ऐलान किया। Government has already steadily increasingly the volume of institutional credit for agricultural sector on a year-to-year from 8.5 lakh crores in 2014-15 to 10 lakh crores in 2017-18. I now propose to raise this amount to rupees 11 lakh crores for the year 2018-19. सरकार का मकसद है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाए। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मिलेगा। खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन की लागत से 1.5 गुना कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम हो तो सरकार खरीदी ही नहीं करे। दूसरी ओर बजट में फिशरी और पशुपालन के लिए 10,000 करोड़ के आवंटन का ऐलान कर दिया गया और साथ ही सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्लस्टर मॉडल पर जोर देने की बात कही। विशेष रूप से नवयुवक वर्ग ईमानदारी का बजट में खेती और किसानी पर जोर देने के लिए बिहार सरकार ने वित्त मंत्री को बधाई दी। शिक्षा के क्षेत्र में जो बात कही और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कही, ये तीनों बात हमने सुनी है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। बजट का सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों को मिलेगा और ये जो केंद्रीय बजट है ये गरीबों को समर्पित है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो किसान हैं, जो लोग वरिष्ठ नागरिक हैं, जो महिलाएं हैं, उन लोगों को समर्पित ये बजट है। यानी समाज के सभी तबकों का ख्याल रखा गया है। केंद्रीय बजट में आलू, प्याज और टमाटर के उत्पादन के लिए मोदी सरकार ऑपरेशन ग्रीन चलाएगी। इसके लिए 500 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। साथ ही किसानों के लिए ई-नैम ग्रामीण बाजार बनाए जाएंगे ताकि किसानों को भी ज्यादा प्राइस मिल सके और वो डिजिटल हो सकें। 585 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि एपीएमसी को ई-नैम के जरिए जोड़ा जाएगा। ये काम मार्च 2019 तक खत्म हो जाएगा। 50% से अधिक बजट की ये घोषणाएं किसानों को काफी पसंद आई हैं। ये बजट से हम मोदी सरकार को अपने तरफ से बधाई देना चाहेंगे। जब से देश आजाद हुआ 1947 के बाद ये पहला प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो अरुण जेटली जी है थे फाइनेंस मिनिस्टर, ये ऐसा बजट हिंदुस्तान में नहीं है कि गाय पोसने वाला का भी किसान क्रेडिट मिलने जा रहा है और 8,000 उज्ज्वला योजना के तहत गरीब को पैखाना मिलने जा रहा है। जाहिर है अपने आखिरी पूर्ण बजट में मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। अब देखना है कि जमीनी स्तर पर बजट के ऐलान की हकीकत क्या हो और देश के किसानों की दशा इससे कितनी बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोदी सरकार के आखिरी पूर्णकालिक बजट को लेकर जहां सियासी गलियारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया है, वहीं उद्योग जगत में भी इस बजट को मिला जुला बताया जा रहा है।
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के बजट से हर तबका बड़ी उम्मीद पाले हुए था। बिहार को भी इस बजट से काफी उम्मीदें थी, क्योंकि बिहार में बीजेपी सरकार में है और 2019 के लिए बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के बाद बिहार सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। लेकिन बजट में बिहार को कुछ खास नहीं मिला, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि खेती, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे बिहार को फायदा होगा। जो लागत खर्च है उस पर कम से कम 50% अतिरिक्त देकर, यानी लागत से 1.5 गुना राशि तय होगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका ऐलान उन्होंने फिर किया है और इसी हिसाब से उन्होंने कहा कि बाकी फसलों के लिए हम करेंगे। इसको तत्काल लागू करने का उन्होंने ऐलान किया है इस साल से, तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं। इस बजट का सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों को मिलेगा और ये जो केंद्रीय बजट है ये गरीबों को समर्पित है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो किसान हैं, जो लोग वरिष्ठ नागरिक हैं, जो महिलाएं हैं, उन लोगों को समर्पित ये बजट है। यानी समाज के सभी तबकों का ख्याल रखा गया है। बिहार के सत्ताधारी दल जहां इस बजट को बदलाव का बजट बता रहे हैं, तो वहीं विरोधी इस बजट पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बजट चुनावी है, वहीं लालू ने इसे भरमाने वाला बजट बताया। अच्छे दिन से आ गया क्या? अच्छे दिन का सब भाग दिखाया जा रहा है, क्योंकि 19 में चुनाव टाइम है नहीं, इसलिए किसान विरोधी सरकार और ये जो बेरोजगारों की जो फौज है, नौजवानों का, और जो महंगाई है और गरीबी और गुर्बत है, इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये सब विभाग है। जबरदस्त निराशा है। जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और तमाम लोगों की नजरें थी कि ये बजट जो है काफी लोक लुभावन होगा और आम लोगों की से राहत मिलेगी, बिल्कुल उसके उलट आप देखिए कि इनकम टैक्स स्लैब में लोगों ने जहां मांग की थी कि 5 लाख रुपए होने चाहिए सीनियर सिटीजन्स के लिए होने चाहिए, उसमें उन्होंने कोई रद्दोबदल नहीं की। विपक्ष की तरह उद्योगपति इस बजट पर ज्यादा सवाल तो नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन कृषि क्षेत्र में सुधार की कोशिशों की सराहना जरूर कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि एग्रीकल्चर, रूरल, सोशल एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मेजर फोकस है। बजट अच्छा है, दिखता नहीं है लेकिन है अच्छा, क्योंकि सबसे पहले आप ये देखिएगा कि 85 पॉइंट समथिंग टैक्स पेयर की बढ़ोतरी हुई है। तो अगर टैक्स पेयर्स बढ़े हैं तो बजट में कुछ ना कुछ प्रोविजन होगा जरूर लोगों के लिए, तभी टैक्स पेयर्स खुल के सामने आते हैं। विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों को खास करके 50,000 रुपया तक का अतिरिक्त छूट देना, यह सरकार का ऐतिहासिक और एकदम संतुलित बजट है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट था। इस बजट के माध्यम से सरकार ने एक बड़े तबके को साधने की कोशिश की है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी खेती से जुड़ी हुई है और किसान बड़े वोटर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन घोषणाओं को सरकार कितनी जल्दी ईमानदारी से धरातल पर उतारती है। 50% से अधिक। पटना से रजनीश और आशुतोष, रांची से कामरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बजट को छलावा बताया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बजट में बिहार की अनदेखी की गई है। काफी उम्मीद थी कि इस बजट से, लेकिन इस बजट को हमारी पार्टी एक डायरेक्शनलेस और विजनलेस बजट के रूप में मानती है। लोगों को काफी उम्मीद थी कि बिहार के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दिया जाएगा, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार के साथ पूर्ण रूप से अनदेखी करने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने करने का काम किया है। मोदी जी की गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बर्बाद करने का काम किया है, और ये जो बजट जो है ये पूंजीपतियों के लिए ये बजट बनाया गया है, ना कि गरीब किसानों के लिए बजट बनाया गया है। कि ये जो सरकार जो बजट जो पेश की है ये किसानों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, कुछ चुनिंदे पूंजीपतियों के लिए ये बजट बनाया गया। बिहार कोटे के केंद्रीय मंत्रियों ने बजट की सराहना की है। मंत्रियों का कहना है कि इस बजट में हर तबके का पूरा ख्याल रखा गया है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और विद्वान मंत्री वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने जो ये बजट की घोषणा की है, ये सचमुच में देश के लिए प्रगतिशील बजट है। और हम ये कह सकते हैं कि गांव के गरीब किसान, मजदूर, खेत खलियान सभी लोगों के लिए उत्साहवर्धक बजट है। इस बार के बजट में प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने ये घोषणा की है कि आगामी रबी फसल से जितने जो 24 प्रमुख जिन्स हैं, सबका जो समर्थन मूल्य होगा वो 50% से ज्यादा होगा। और न सिर्फ ज्यादा होगा बल्कि उसके खरीद को सुनिश्चित करने के लिए उसको 50% लाभ मिले, इस हेतु खरीदारी किया जाए या और कोई तंत्र विकसित किया जाए, राज्यों के माध्यम से बात करके रबी के बाद इसको हम चालू करेंगे। तो ये बहुत बड़ा वरदान किसानों के लिए हुआ। ये बजट बहुत ही सकारात्मक है, देश की जनता के हित में ये बजट है और माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी ने बहुत ही सोच समझ करके ये बजट इस वित्तीय वर्ष के लिए लाने का काम किया है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सूझबूझ के साथ इस बजट को लाया है और हर वर्ग, हर तबके का ख्याल रखने का काम किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, इस पर विशेष चिंता व्यक्त की गई है। टीचर का कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, इस पर विशेष रूप से प्रस्ताव किया गया है। किसानों का विशेष रूप से ख्याल किया गया है कि उनकी आमदनी कैसे बढ़े। फसल उत्पादन में जितनी लागत लगाते हैं उससे 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाने का प्रस्ताव है और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ वास्तविक किसान को मिले, इसके लिए भी नीति आयोग राज्य की सरकारों के साथ मिलकर तंत्र विकसित करेगा। तो इस तरह के प्रस्तावों से गरीब लोगों का, किसानों का, आम लोगों का बहुत भला होगा। और अब बात बेरोजगारी पर बंधे हाथ की। बिहार में हाल के दिनों में सामाजिक बदलाव के लिए आपने मानव श्रृंखला बनते देखी थी, लेकिन आरा के रमना मैदान में युवाओं ने रोजगार के लिए मानव श्रृंखला बनाई। बेरोजगारी पर बंधे हाथ, सरकार से रोजगार की मांग, बजट से निराश नौजवान। बजट पर देश के उस सेक्शन की खास नजर थी जिसे देश का भविष्य माना जाता है, यानी कि छात्र और युवा। इन्हें बेहतर एजुकेशन की दरकार है, अच्छी ट्रेनिंग और पढ़ाई के बाद नौकरी चाहिए। लेकिन इस बजट में गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। इसके बाद वो छात्र मायूस हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए थे। आरा में प्रतियोगी परीक्षा में जुटे छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। और लड़का लोग का जो एग्जाम का लेवल है बढ़ते जा रहा है बेरोजगारी, इसलिए वैकेंसी आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तभी तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, या न तो हम लोग पढ़ाई छोड़ देंगे। छात्रों का आरोप है कि मोदी सरकार में सरकारी नौकरियों में कमी आई है। बजट में नए रोजगार के सृजन के लिए बड़े फैसले नहीं लिए गए। निराश छात्र रोजगार के लिए जल्द ही बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। हम लोग पकौड़ा का दुकान खोले तो पकौड़ा का दुकान खोलेंगे, काहे लोग पढ़ाई करेंगे 5 साल लेकर, 5 साल से 6 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो पकौड़ा का दुकान खोला जाएगा। बजट से पहले उम्मीदें काफी ज्यादा थी। उम्मीद थी कि एजुकेशन लोन पर रियायत मिलेगी, सरकारी नौकरियों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। अभी संसद में बजट पर चर्चा होगी। उम्मीद है सरकार युवा शक्ति की मांग पर ध्यान देगी, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। आरा से मनीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उपचुनाव के परिणाम की। बजट के दिन राजस्थान और पश्चिम बंगाल उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। राजस्थान में लोकसभा की 2 सीटें और विधानसभा की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली, जबकि पश्चिम बंगाल की लोकसभा और विधानसभा की 1-1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस को सफलता मिली है। और जिस प्रकार से परिणाम आए गुजरात के अंदर, उसके बाद में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है देश के अंदर। राजस्थान से मिला ये संदेश बिहार में विपक्ष के लिए ऑक्सीजन से कम नहीं। तभी तो कांग्रेस और टीएमसी की जीत पर
आरजेडी का हौसला भी बुलंद हो रहा है। पश्चिम बंगाल में एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर दीदी का दबदबा कायम रहा, तो राजस्थान की 2 लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस को कामयाबी मिली। राजस्थान में अजमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत, अलवर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस जीती, मांडलगढ़ विधानसभा सीट भी कांग्रेस के कब्जे में। पश्चिम बंगाल में नोआपाड़ा विधानसभा सीट पर टीएमसी की जीत, उलुबेरिया लोकसभा सीट पर टीएमसी का कब्जा। इस जीत के बाद बिहार में आरजेडी नेता भी कम उत्साहित नहीं है। चाहे बिहार में भी इलेक्शन आने वाला है, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अररिया सीट का, विधानसभा के जो 2 सीटें हैं जहानाबाद और भभुआ, वहां भी इनकी करारी हार निश्चित रूप से होने जा रही है और देश की जनता इनको आईना दिखाने का काम करेगी। पटना में खुसरूपुर के बैकुंठपुर में आपसी झगड़े में पथराव की घटना के बाद तनाव का माहौल है। पुलिस कैंप कर रही है। दरअसल बैकुंठपुर छोटू पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से छोटू की हत्या की गई। छोटू को किसी ने फोन कर बैकुंठपुर मंदिर के पूरब पंडा टोली के पास बुलाया था। यहीं पर छोटू के सिर में गोली मार दी गई। पंडा टोली गली में कई जगह खून बिखरे मिले हैं। आशंका है कि किसी घर या गली में गोली मारी गई। इसके बाद छोटू बदहवास भागा, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो मंदिर से गांव जाने वाली सड़क पर गिर गया। परिजनों ने उसे पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौत के बाद इलाके में तनाव है। छोटू पूर्व जिला पार्षद राधे पासवान का नाती था। पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें एक छात्र घायल हो गया है। झड़प का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके जरिए पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। ये तस्वीरें हैं सीसीटीवी फुटेज जो मिला है, उसमें इन दोनों गुटों में लड़ाई साफ तौर पर देखी जा रही है। राजधानी में छेड़छाड़ की घटना आम हो चुकी है। हाई प्रोफाइल इलाके भी अब महिलाओं के लिए महफूज नहीं है। ताजा मामला पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित ऑर्किड बिजनेस कॉलेज का है, जहां की छात्रा के साथ दिन दहाड़े छेड़खानी का मामला सामने आया। यह पूरी घटना कॉलेज जाने के दौरान घटी। लड़की के शोर मचाने पर वहां मौजूद लोगों ने मनचलों की जमकर पिटाई कर दी और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। दिन दहाड़े छेड़खानी की घटना से पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बात बदलते बिहार की। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में जब तक किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक राज्य के विकास को रफ्तार नहीं मिलेगी। बिहार में नीतीश सरकार की नीतियों से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। इन खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। लहलहाती फसलों को देखकर किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। ये संभव हुआ है नीतीश सरकार की नीतियों से। नीतीश सरकार बहुत बढ़िया है। इनका सरकार बहुत अच्छा है। किसी तरह का तकलीफ नहीं है किसी को। किसान को तो बहुत बढ़िया बेनिफिट है आज के डेट में। नीतीश सरकार ने कृषि रोड मैप बनाया, जिसके तहत सिंचाई, खाद, पानी से लेकर बाजार तक की व्यवस्था मुहैया कराई गई। सारी व्यवस्था मिलने के बाद घाटे की खेती मुनाफे में बदल गई। नीतीश सरकार जो है हम लोग गरीबों का बहुत अच्छा देखभाल कर रहे हैं। उन्हीं को द्वारा बुझ जाइए कि पाइप बोरिंग का हम लोग को मिला है, जिससे हम लोग को सिंचाई उचाई हम लोग पटा सकते हैं। सरकार की नीतियों का परिणाम है कि जिस खेती से लोगों का जुड़ाव खत्म हो रहा था, उससे लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, छपरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोधगया पहुंचे। सीएम ने महाबोधि मंदिर का निरीक्षण किया। सीएम ने यहां 145 करोड़ रुपए की लागत से बने कल्चर सेंटर और बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन किया। सीएम के आगमन के बाद बोधगया में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी वहां किए गए। शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह। इन शराबबंदी और दहेज बंदी या फिर बाल विवाह के खिलाफ जी बिहार झारखंड की ओर से चलाए गए एलईडी जागरूकता रथ को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है।
जागरूकता रथ जब सीतामढ़ी और शिवहर पहुंचा तो बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और जी बिहार झारखंड की मुहिम की जमकर सराहना की। शिवहर समाहरणालय के मैदान में एलईडी वैन के पहुंचने पर शिवहर जिले के प्रभारी डीएम वारिस खां और एसपी प्रकाश नाथ मिश्र समेत कई सामाजिक संगठनों के साथ आम लोगों ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए जी बिहार झारखंड की मुहिम की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो अभियान था उसे आपने मुहिम के तहत पूरे बिहार वासियों के समाज के कुरीतियों जो कोड़ की तरह जड़ की तरफ पकड़े हुए था उसे दूर करने के लिए आपने सराहनीय कदम उठाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सामाजिक कुरीति के खिलाफ जो अभियान है ये अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बिहार ही नहीं देश में अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो विकास के साथ समावेशी विकास के साथ साथ समाज में जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ जो उन्होंने अभियान छेड़ा है और उसमें जो आपका जी मीडिया जो इस तरह का पहल कर रहा है इसके लिए जी मीडिया को भी धन्यवाद, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे गर्व है और मुझे गर्व और प्रशंसा करना है जी मीडिया का, जिन्होंने समाज के कुरीतियों के ऊपर इतना बड़ा गाड़ी लेकर सब जगह प्रचार करके जन सरोकार के बातों को समाज में बताना ये जी मीडिया का अहम काम है। इसके लिए हम सब लोग जनता दल यू के तरफ से, सरकार के तरफ से, आम बिहारियों के तरफ से जो ये जन सरोकार के कार्य हमारी सरकार चला रही है, दहेज विरोधी और बाल विवाह उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम जन सरोकार के हो रहे हैं उसमें जी मीडिया का जो मुहिम है इसके लिए जी मीडिया काबिल तारीफ है। पहले तो मैं जी मीडिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक सामाजिक आंदोलन को पूरा करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निर्धारित की है। शिवहर जिला के बारे में पुलिस अधीक्षक के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि यहां नशा मुक्ति लगभग हम लोगों ने 100% लागू किया है। काफी कार्रवाइयां हुई और आज ये स्थिति है कि शिवहर में शराब प्राप्त करना कठिनतम कामों में से एक है। खबरों के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपका